वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। इंडियन पॉलिटी की इस लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की थी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को हमने पूरा समझने की कोशिश किया था कि और हमने डिफरेंस भी समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में स्टैट्यूटरी बॉडी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा जो बनाई गई बॉडीज उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली जब हम किसी को बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसका बेसिक मतलब क्या है वो हमने समझने की कोशिश की थी। तो आज उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे पहुंचे हैं जहां पे हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कवर करेंगे। तो इसको बेसिकली मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारा आज का रहेगा पार्ट 1 जहां पे हम बेसिकली दो बड़ी बड़ी बॉडीज को देखेंगे, एक जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है और दूसरी वो बॉडी जो हमारे आरटीआई एक्ट से रिलेटेड है, आरटीआई एक्ट ऑफ 2005। ह्यूमन राइट से अगर आप देखेंगे तो हमें दो बॉडी दिखाई देंगी, एक तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन दिखाई देगा, एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन दिखाई देगा। वहीं आरटीआई एक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें दो बॉडी दिखाई देती हैं, एक तो हमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन दिखाई देगा और उसके बाद स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर दिखाई देगा। तो ये बेसिकली ये चार बॉडीज के बारे में हम आज बेसिकली पढ़ेंगे और इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या है ये और इनसे ये जब हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करते हैं, जनरली जब हम अपने सिलेबस को देखें तो सिलेबस में हमारा जनरली क्या दिया होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पूछेंगे। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के नाते थोड़ा सा लो प्रोफाइल हो जाती हैं सभी एग्जाम्स के लिए और लो प्रोफाइल होने की वजह से इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन रिलेटिवली इनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इनके लेक्चर्स को सिर्फ उतने ही दायरे तक सीमित रखेंगे जहां तक इनके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो हम इनको ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सिर्फ उसी दायरे तक इसे सीमित रखेंगे जहां तक इनके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो हम सीधा सीधा इनका जल्दी जल्दी इनको करते चलेंगे ताकि हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आज इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में हम जितने भी 8-10 हैं वो सभी हम कवर कर पाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कहाँ से, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनके थोड़े से हिस्ट्री के बारे में बताना बहुत जरूरी रहता है। जब हम किसी भी बॉडी के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी कुछ हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ये हमारे यहाँ पे आई हैं तो क्यों आई हैं। अगर आनी ही थी तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं आ गई। ये लेट आई हैं क्योंकि इनका बेसिकली इनके बारे में विचार लोगों के दिमाग में लेट आया। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन, आपको पता है कि ये ह्यूमन राइट से रिलेटेड ही होगा, ह्यूमन राइट से रिलेटेड ही होगा। तो ये ह्यूमन राइट से रिलेटेड है तो इसका अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करें तो बैकग्राउंड में हमें दिखाई देगा कि यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये साइन किया गया कब, 10 दिसंबर 1948 और इसी दिन को हम ह्यूमन राइट्स डे भी मनाते हैं। बेसिकली 10 दिसंबर को अगर आपको याद हो तो हम ह्यूमन राइट्स डे भी मनाते हैं इसी दिन हमारा। क्यों? क्योंकि यूएन ने एक साइन किया था। क्या साइन किया था? यूएन के साथ सभी पार्टीज ने मिलकर क्या साइन किया था, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ध्यान रखना इंडिया भी इसका एक मेंबर है, इंडिया ने भी ये यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स साइन किया हुआ है। तो इंडिया भी ह्यूमन राइट्स यहाँ पे मानता है। हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही फंडामेंटल राइट लिखे हुए हैं और फंडामेंटल राइट होने के साथ साथ कुछ ह्यूमन राइट्स भी हैं। तो वो ह्यूमन राइट्स क्या हैं वो सारे हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट्स में क्या डिफरेंस है? फंडामेंटल राइट तो वो राइट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं और जो एनफोर्सेबल हैं बाय द कोर्ट्स। ये वो राइट्स हैं, हालांकि ये मिलने चाहिए सभी ह्यूमंस को लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन इनको एनफोर्स किया जा सकता है बाय द कोर्ट्स। कौन एनफोर्स करेगा? तो उसी के लिए हम देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे मूवमेंट होने शुरू होते हैं और जब वो मूवमेंट होने शुरू होते हैं तो हम 1993 में 1991 में देखेंगे कि यूएन की असेंबली में एक पेरिस प्रिंसिपल साइन होता है। 1991 में यूएन असेंबली में, यूएन की जनरल असेंबली जिसे हम बोलते हैं, इसमें क्या होते हैं, बेसिकली पेरिस प्रिंसिपल साइन होते हैं जो बेसिकली क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड होते हैं। तो ये कब होते हैं? 1991 में। और इसको अडॉप्ट किया जाता है यूएन में कब? 1993 में। और इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी पेरिस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हम इंडिया में भी एक एक्ट लेके आते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट।
इसी पेरिस प्रिंसिपल को ध्यान रखते हुए हम क्या लेके आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। कब लेके आए, 1993 में। और इसी के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो इसी के बेसिस पे हमें क्या दिखाई देगा, इसी के बेसिस पे हमें दिखाई देगी दो बॉडी बनेगी, एक तो बनेगी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और दूसरी बनेगी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। पूरे यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों जगह पे हमने एक एक बॉडी बना दी जो क्या देखेगी, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जितने केसेस होते हैं उनको देखती है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और बाद में बात करेंगे कि ये क्या क्या काम करती है, क्या इसके पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं तो इसमें कितने मेंबर होते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमारे कितने हैं, बेसिकली देखेंगे तो एक चेयरमैन होगा प्लस 5 मेंबर होते हैं। अब सबसे पहली बात, मैं इस चीज की चर्चा करना भूल गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी आर्टिकल का मैंने जिक्र नहीं किया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का किसी आर्टिकल में लिखी होती तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह सकते थे। तो ये क्या है, किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई बॉडी है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जब हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे एक उसमें चेयरमैन होगा और उसके साथ 5 मेंबर्स होंगे, और 5 मेंबर होने के साथ साथ 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होंगे। 5 मेंबर के साथ साथ 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होंगे। इधर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो वहां इतनी बड़ी बॉडी हमें चाहिए नहीं, तो वहां पे क्या रखा, सिर्फ चेयरमैन रखा और उसके साथ 2 मेंबर रखे, एक चेयरमैन और 2 मेंबर। अब ह्यूमन राइट से डील करना है, ह्यूमन राइट से डील करना है तो हम चेयरमैन किसे बनाएंगे, तो चेयरमैन कोई ऐसा ही बंदा बनाएंगे जो ह्यूमन राइट से ऑलरेडी डील कर चुका हो, उसी को बनाएंगे। तो हम देखेंगे कि चेयरमैन कौन हो सकता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी कुछ साल पहले तक अगर हम देखेंगे अराउंड 2019 तक, तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसका चेयरमैन बन सकता था, लेकिन उसको बाद में अमेंड किया गया और बोला गया सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज है, रिटायर्ड जज है, वो भी इसका चेयरमैन बन सकता है। तो चेयरमैन कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या रिटायर्ड जज, कोई भी हो वो चेयरमैन बन सकता है। प्लस उसके बाद 5 मेंबर भी हैं, 5 मेंबर भी हैं। तो ये 5 मेंबर कौन होंगे, तो 5 मेंबर कौन होंगे देख लेते हैं। पहला सर्विंग या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो, पहला मेंबर कौन होगा, या तो सर्विंग हो या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो। दूसरा मेंबर कौन होगा, सर्विंग या फिर रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, कोई भी जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि अदर, मैं बेसिकली प्योनी जजेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूं। फिर कौन होगा दूसरा मेंबर, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, या तो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो। उसके अलावा 2 मेंबर हो गए, 3 मेंबर और बचे हैं। तो 3 मेंबर कहां से होने चाहिए, तो 3 मेंबर वो होने चाहिए जिन्हें एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स के फील्ड में, जिन्हें एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स के फील्ड में। और एक कंडीशन इसके अंदर और है, वो क्या है कि इन 3 मेंबर में से एक वुमेन होना जरूरी है। ये चीजें एग्जाम के लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके मेंबर कौन होंगे, कहां से आएंगे, वुमेन का इसमें जिक्र है या नहीं है। तो ये सारी चीजें एग्जाम के लिए यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब मैंने इसमें कुछ 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर भी बोला था। एक्स ऑफिशियो मेंबर, एक्स ऑफिशियो से आप समझ गए होंगे कि वो किसी पोस्ट पे बैठे हुए, इस वजह से ऑटोमेटिकली इसके मेंबर बन जाते हैं। तो कौन है वो 7, तो आप अपने आप बता पाएंगे जितने भी हमने नेशनल कमीशन पढ़े थे। कौन कौन से, नेशनल कमीशन फॉर सुप्रीम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास, 3 तो ये हो गए। उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं, ये सारे कहीं ना कहीं वो हैं जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फंडामेंटल राइट किसी तरीके से वायलेट किया जाता है सोसाइटी में। अगर आप देखेंगे वुमेन, चाइल्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन विद डिसेबल, इनका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको, अगर आप सोसाइटी में देखें, इनके लिए अलग से कमीशन क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, क्यों कहीं ना कहीं इनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है कहीं ना कहीं, इसीलिए इनको भी इसका मेंबर बनाना बहुत जरूरी था। तो 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर रखे। कौन रखे, तो इन सबके चेयरमैन जो होंगे, इन सबके जो चेयरमैन होंगे वो इनके मेंबर होते हैं। तो टोटल कितने मेंबर हो गए, अगर हम इसकी बात करें तो कितना हो गया, एक चेयरमैन हो गया,
प्लस उसके साथ साथ 5 मेंबर हो गए। 5 कौन कौन है? सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जो रिटायर हो चुका है, तो बेसिकली अगर हम उसको देखें तो क्या हो जाएगा? चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन में सिर्फ रिटायर्ड रहेगा, सर्विंग नहीं। उसके बाद मेंबर में अगर हम आए तो मेंबर में सर्विंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, अगला सर्विंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, और उसके अलावा 3 मेंबर जिनको कहाँ पे ह्यूमन राइट्स में एक्सपीरियंस हो जिस फील्ड में, उनमें से एक वुमेन का होना जरूरी है। ये 5 मेंबर हो गए प्लस एक चेयरमैन हो गया, ये हमने देखा। उसके अलावा 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर हमने देखे। ऐसे जब हम इसकी बात करें, यहाँ पे कोई एक्स ऑफिशियो मेंबर तो नहीं है, लेकिन एक चेयरमैन है और 2 मेंबर हैं, तो 2 मेंबर कौन होंगे? तो 2 मेंबर कौन होंगे? सर्विंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज विद मिनिमम ऑफ 7 इयर्स एक्सपीरियंस। या तो मैं सिर्फ 2 मेंबर की बात कर रहा हूं, 2 मेंबर कौन होंगे? सर्विंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, या तो हाई कोर्ट का जज सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज हो जिसका मिनिमम कितना हो? 7 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। उसके अलावा पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन ह्यूमन राइट, एक पर्सन ऐसा जिसका एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स में, तो ये 2 मेंबर हो जाएंगे। चेयरमैन कौन होगा? तो चेयरमैन कौन होगा? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट। ये आप ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस से भी इसका लगा सकते हैं कि वहां सुप्रीम कोर्ट होता है, यहाँ हाई कोर्ट होना ही है। ठीक है, तो इतना आपको पता लग गया इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन रहेगा, इसमें कौन रहेगा, इसमें कौन रहेगा, कंपेयर करते हुए चलेंगे, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो ये हमें पता लग गया। अब उसके बाद इनका हम देख लेते हैं अपॉइंटमेंट होता कैसे। अब मैंने बोला कि वहां पे चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज कोई भी रिटायर्ड चेयरमैन होगा, तो कैसे अपॉइंट किया जाएगा उसको? क्या किसी को भी बुला लेंगे? नहीं। उसके लिए अगर हम देखेंगे तो एक कमेटी बनती है, उसके लिए कमेटी बनती है, और कमेटी में कौन होता है? बेसिकली 6 मेंबर्स कमेटी है जिसमें पीएम हेड है। कौन है? 6 मेंबर की कमेटी है जिसमें पीएम हेड है। कौन है 6 मेंबर? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, और स्पीकर ऑफ लोकसभा है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होना पड़ेगा, दोनों हाउस को रिप्रेजेंट करेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, दोनों में लोकसभा का भी लीडर ऑफ अपोजिशन और राज्यसभा का भी लीडर ऑफ अपोजिशन, प्लस जो सेंट्रल होम मिनिस्टर होगा, यूनियन होम मिनिस्टर होगा, वो हो जाएगा। तो ये टोटल 5 प्लस एक पीएम 6 हो गए। और ये क्या करेंगे? ये करेंगे अपॉइंट, वो रिकमेंड करेंगे कि इसको बनाना है, और ये रिकमेंड किसको करेंगे? ये रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसके बाद अपॉइंट करेगा। तो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कब अपॉइंट करेगा? जब ये रिकमेंडेशन आएगा। किससे आएगा? इस कमेटी से। तो एक कमेटी ढूंढेगी कि किसको बनाना है एनएचआरसी का चेयरमैन या मेंबर, और उसके बाद प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी, प्रेसिडेंट उसको चुनेगा। ठीक है, बहुत क्लियर है इतनी चीजें। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रिटायर्ड है तो कोई बात नहीं, लेकिन सर्विंग जज को, जब हमने इसकी मेंबरशिप में देखा था तो हमने देखा था कि हम सर्विंग को भी बना सकते हैं, सर्विंग को भी बना सकते हैं। जब सर्विंग जज को, किसी भी सर्विंग जज को आपको लेना है, किसी भी सर्विंग जज को लेना है आपको, तो सर्विंग जज को लेने के लिए आपको किससे पूछना पड़ेगा? सर्विंग जज को लेने के लिए आपसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पूछना पड़ेगा। ये कमेटी तो रहेगी ही रहेगी, साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी पूछेंगे कि ये सर्विंग जज है, इसको हम अपॉइंट करना चाहते हैं, कर दें या नहीं कर दें। तो सीजीआई से भी कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। ये चीजें इसमें बस ध्यान रखना अपॉइंटमेंट में। ऐसे ही जब इधर आते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, तो क्या है? एक चेयरमैन 2 मेंबर। यहाँ पे क्या थे? एक चेयरमैन प्लस 5 मेंबर। यहाँ पे क्या है? एक चेयरमैन प्लस 2 मेंबर। तो कैसे अपॉइंट करेंगे? यहाँ पे भी गवर्नर अपॉइंट करेगा, लेकिन उसके लिए भी हम एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी के रिकमेंडेशन पे। कमेटी में कौन होगा? बिल्कुल जैसे जैसे सेम थे वैसे ही यहाँ पे भी कर दो कि पहले हेड सीएम होगा, उसके अलावा कौन होगा? दोनों हाउसेस, लेजिस्लेटिव असेंबली और जहां जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अगर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जहां है वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी। तो क्या क्या करेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को और लेजिस्लेटिव काउंसिल को, चेयरमैन को, दोनों आ गए, प्लस दोनों हाउसेज के लीडर ऑफ अपोजिशन को, दोनों हाउसेज के लीडर ऑफ अपोजिशन को। तो ये सारे हमारे हो गए। और प्लस क्या करेंगे? वहां पे क्या था? यूनियन होम मिनिस्टर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेट होम मिनिस्टर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? कमेटी होगी, और ये कमेटी रिकमेंड करेगी गवर्नर को, और गवर्नर बना देगा उसे मेंबर किसका? स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का, या चेयरमैन बना देगा। अब इसमें भी ध्यान रखना, रिटायर्ड है कोई बात नहीं,
लेकिन सर्विंग जज को ले रहे हैं तो किसको पूछेंगे? यहाँ पे स्टेट की बात है तो किससे पूछा जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से पूछा जाएगा। बहुत क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अब आगे देख लेते हैं। एक बार अपॉइंट हो गया, कोई चेयरमैन या मेंबर अपॉइंट हो गया, कितने साल के लिए काम करेगा? तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये दोनों सेम है। यहाँ पे भी 70 साल का हो जाए, 70 साल का हो जाए, या फिर 3 साल, दोनों में से जो भी पहले आ जाए। 70 ईयर्स और 3 ईयर्स, यहाँ पे भी यही सेम है, 70 ईयर्स और 3 ईयर्स। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, बिल्कुल कर सकता है, यहाँ पे बिल्कुल कर सकता है। सैलरी और अदर कंडीशंस कौन डिसाइड करेगा? सैलरी और अदर कंडीशंस कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन एक बार जो डिसाइड कर दिया उसके बाद उसे कम नहीं कर सकते। जब एक बार अपॉइंट कर दिया कि तुम्हें इतनी सैलरी मिलेगी, बाद में नहीं बोलेंगे नहीं हमसे गलती हो गई थी, हम इतनी सैलरी नहीं दे पाएंगे, थोड़ी कम दे देंगे। नहीं, एक बार जिस सैलरी पे अपॉइंट कर दिया, जिस पावर के साथ अपॉइंट कर दिया, ना तो उसकी पावर कम कर सकते ना उसकी सैलरी कम कर सकते। इसी को हम लिखते हैं कांट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज। इधर भी देखेंगे तो यहाँ पे भी जो भी सैलरी और अदर कंडीशन है, अदर सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड करेगा? वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या उसकी सैलरी होगी और क्या अदर कंडीशंस होंगी। और उसके बाद एक बार डिसाइड कर लिया, उसके बाद उनकी सैलरी या कोई भी सर्विस कंडीशन कम नहीं की जा सकती, इतना पता होना चाहिए। अब रिमूवल का देखते हैं। अपॉइंट हो गए, रिमूव कैसे किया जा सकता है? तो इसमें अगर रिमूवल का देखोगे तो रिमूवल कौन करेगा? प्रेसिडेंट। कैसे करेगा? जैसे यूपीएससी के मेंबर को करते हैं। कैसे करते हैं यूपीएससी के मेंबर को? यूपीएससी के मेंबर का हमने थोड़ी, अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो आपको याद आएगा कि कैसे कि एडजस्ट इंसॉल्वेंट हो, बैंकरप्ट जिसे हम बोलते हैं, इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड हो गई हो, या फिर बाहर किसी ऐसे उसमें पाया जाए कॉन्ट्रैक्ट में जिससे उसको एक्स्ट्रा फायदा वो लेना चाह रहा हो बाहर किसी कॉन्ट्रैक्ट से, या कहीं पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हो जो बाहर गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही हो, उसमें वो इंटरेस्टेड दिखाई दे, यानी लालच की भावना उसमें दिखाई दे, तो वहां हम कह सकते हैं करप्शन का कहीं पे भी हम दिखाई देता है तो भी हम उसको किसको कर सकते हैं? यूपीएससी के मेंबर को हटा सकते हैं। प्लस एक और कंडीशन थी क्या? मिसबिहेवियर। और मिसबिहेवियर की कंडीशन होगी तो आपको सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करानी पड़ेगी। वही सेम कंडीशन इसकी भी है, बिल्कुल सेम कंडीशन है इनकी भी। इनको रिमूव करना है तो उन्हीं तरीकों से किया जा सकता है। बैंकरप्ट हो गया, देन उसके बाद इन्फॉर्मिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि वो बाहर किसी कॉन्ट्रैक्ट में, इसके अलावा किसी बाहर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हो, और मिसबिहेवियर का केस जो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करके प्रूव करे। तो ये सारी होगी। प्लस ये तो है ही है, एक चीज और है, क्या है कि अगर उन्हें कन्विक्ट कर दिया जाए और सेंटेंस कर दिया जाए, जेल में भेज दिया जाए किसी ऑफेंस के लिए, अगर उन्हें किसी ऑफेंस के लिए जेल में भेज देते हैं, कन्विक्ट पाए जाते हैं, तो उस केस में भी इनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। क्लियर? यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को, इनको अपॉइंट तो गवर्नर ने किया था लेकिन रिमूवल प्रेसिडेंट कर सकता है। रिमूवल प्रेसिडेंट कर सकता है कैसे? जैसे इनको किया है, जैसे यूपीएससी के मेंबर को करते हैं, सेम जो यहाँ पे प्रोसीजर है वही सेम तरीका यहाँ पे भी आएगा, सेम तरीके से इनको भी रिमूव किया जा सकता है, कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पे ऐसा मत लगा के आना कि इसको गवर्नर रिमूव कर सकता है, नहीं, इसको रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है। पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट, रिटायरमेंट हो गए हैं, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे कहीं पे भी एलिजिबल नहीं है। अगर एलिजिबल होंगे तो पता चला किसी का केस आया उसके फेवर में लग जाएंगे, है ना, तो फेवर ये करना नहीं है। तो इस वजह से पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट, इसकी इंडिपेंडेंस के लिए हम इनको बोलते हैं कि नहीं करना है। ऐसे ही यहाँ पे भी पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। चीजें क्लियर है? इतनी बिल्कुल क्लियर होंगी। अब कुछ देख लेते हैं। अब ये क्या करती है, इसके पास अगर हम देखें क्या पनिशमेंट की पावर है? हमने एक ह्यूमन राइट कमीशन बना दिया, इनको पावर दे दी सिविल कोर्ट की, ठीक है। तो क्या हमने इनको पावर दी पनिशमेंट देने की? नहीं, हमने इनको पावर नहीं दी है, ये पनिशमेंट नहीं कर सकते, पनिशमेंट नहीं कर सकते। इनको हमने क्या क्या दे दिया? इनको पावर दे दी कि अपना प्रोसीजर खुद बना सकते हैं, पावर ऑफ सिविल कोर्ट दे दिया,
देन उसके बाद इनको खुद के एक इन्वेस्टिगेशन का स्टाफ दे दिया जो इन्वेस्टिगेट करेगी किसी भी कार्रवाई को, इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ दे दिया इनको, प्लस इनको पावर दे दी कि इंडिया की कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको भी ये यूज कर सकते हैं, उसकी भी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, किसी ऑफिसर को यूज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इनको पावर नहीं दी है पनिशमेंट देने की। अगर पनिशमेंट देना है तो इनको कोर्ट को रिकमेंड करना पड़ेगा या फिर अपनी रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट के ऊपर जब भी कोई रिपोर्ट जाती है उसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे, उसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है। लेकिन एक सेफ गार्ड दे दिया। क्या सेफ गार्ड दिया? जैसा सब में देते आ रहे हैं कि जहां पे रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट नेचर की है, तो उस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि आपने इसके ऊपर क्या क्या एक्शन लिया है, आपने क्या क्या एक्शन लिया है। और ये इसने टाइम पीरियड के बाद बोल दिया कि विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर बताना पड़ेगा कि हमने रिकमेंडेशन देनी थी, आपने क्या क्या दिया है, और ये इनको बताना पड़ेगा, इनको वापस रिप्लाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। किसको? ह्यूमन राइट कमीशन को, कि आपने हमें रिकमेंड किया था और 1 महीने के अंदर अंदर हमने इसको ही ये सारा कर दिया है। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो उसका रीजन बताना पड़ेगा कि हमने इसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया। क्लियर है? ये तो हो गया नॉर्मल केसेस में। डिफेंस फोर्सेस में अगर कहीं ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, डिफेंस फोर्सेस के द्वारा किसी का ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, तो उस केस में थोड़ा सा हम कहेंगे कि इनको बैकफुट पे रखा गया। क्यों रखा गया है? क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर के लिए थोड़ा सा कहीं पे करना ही पड़ जाए, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला आप केस तो वहां पे भी कर सकते हो, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, कोई बात नहीं, रिकमेंडेशन वहां पे भेज सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या बोला कि हम 1 महीने में नहीं देंगे जवाब, हम 3 महीने में देंगे। तो यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेज में जो इसका जवाब देना पड़ेगा इसकी रिकमेंडेशंस का, उसके लिए टाइम मिल जाता है कितना? 3 महीने का टाइम मिल जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। इतनी चीजें क्लियर है? एनुअल रिपोर्ट किसको देगा? ये अपनी एनुअल रिपोर्ट ये पार्लियामेंट को देगा, प्रेसिडेंट को नहीं, पार्लियामेंट को दे रहा है, या फिर यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को देगा अगर स्टेट की बात करते हैं। और यहाँ पे जब ये इनके पास टेबल में रखी जाएंगी, पार्लियामेंट में रखी जाएंगी, तो पार्लियामेंट में इनकी रिपोर्ट के साथ एक मेमोरेंडम देना पड़ेगा जिस पे लिखा होगा कि आपने ये रिकमेंड किया था, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, और जिसको एक्सेप्ट नहीं किया है उसका रीजन उनको साथ में देना पड़ेगा, ताकि चेक्स एंड बैलेंस हो पाए, ताकि अपोजिशन वाले सवाल पूछ पाए कि क्यों नहीं किया। अच्छा ये कोई रीजन होता है ना? तो इस तरह के सवाल पूछने के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे इनको रीजन देना पड़ता है कि हमने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया है। तो ये सारी चीजें क्लियर है। अब उसके बाद देख लेते हैं ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एम्पावर नहीं है टू इंक्वायर इनटू एनी मैटर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम इट्स ऑकरेंस। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि अगर 1 साल हो गया है किसी हादसे को, किसी भी इंसिडेंट को 1 साल हो गया है, 1 साल के बाद ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन उस केस के ऊपर इंक्वायरी नहीं कर सकती। अगर पहले शुरू कर दिया कोई बात नहीं, उसका टाइम लिमिट जा सकता है वहां तक, लेकिन 1 साल के बाद ये इनिशिएट नहीं कर सकती है किसी भी इंक्वायरी को, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्लियर है इतनी चीजें? एक एजेंसी है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको हम गैनरी बोलते हैं, ठीक है, GANHRI, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स कमीशन लिख दिया, ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। ये क्या करती है? हर कंट्री को एक्रेडिशन देती है। एक्रेडिशन मतलब क्रेडिट रेटिंग देती है कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कितने वायलेट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज को देती रहती है रेटिंग। तो इंडिया का रेटिंग अभी फिलहाल इसमें A चल रहा है। बीच में एक बार डाउनग्रेड किया था, B पे कर दिया था, लेकिन फिर से अपग्रेड करके अभी फिर से A किया हुआ है। तो इतना बार इसके बारे में पता होना चाहिए। जब ये एजेंसी जब डाउनग्रेड कर देती है ह्यूमन राइट्स की रेटिंग को, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में जो है उस कंट्री का जो रिप्रेजेंटेशन है ना यूनाइटेड नेशंस में, उसका थोड़े से वैल्यू कम हो जाती है रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि UN वापस पूछेगा ना, तुम्हारे यहाँ पे खुद ही ह्यूमन राइट्स नहीं हो रहे, तुम हमारे पास क्या आ रहे हो, है ना? तो पहले अपने घर पे जाके घर को सुधारो। तो इसीलिए इसकी क्रेडिट रेटिंग का थोड़ा सा फर्क पड़ता है,
तो अभी हमारी फिलहाल रेटिंग क्या चल रही है, ए रेटिंग चल रही है। इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये था हमारा बेसिकली जो हमें ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में जानना था। तो बहुत ज़्यादा टाइम हम इनमें नहीं गवाएंगे, जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही करते चलेंगे। ऐसे ही जब हम इसकी बात करते हैं किसकी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की, यानी कि CIC और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल लेवल पे कौन होगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टेट लेवल पे कौन होगा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ये चीजें अगर आप देखोगे तो कहां से आई है, तो बेसिकली अगर आप इसको समझने की कोशिश करो, तो बेसिकली अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए बोल रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए हमारे यहाँ पे कौन सा एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये तो सभी को पता होगा। और RTI एक्ट 2005 में जो आया था, ये सभी को पता होगा, इसके बारे में तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये क्यों आया, तो इसको भी देखेंगे तो पुराने टाइम से अलग अलग मूवमेंट चलते आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसके लिए भी खूब सारे मूवमेंट हुए हैं। और उसी के बाद फाइनली 2005 में हमारा कौन सा एक्ट बना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। और इसी के बेसिस पे हमने पोस्ट क्रिएट की, कौन कौन सी, एक तो पोस्ट क्रिएट की सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और स्टेट में कौन से की, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इसके साथ साथ CIC या SIC ये बोलते हैं कि हर स्टेट में, हर डिपार्टमेंट में आपको क्या लगाने पड़ेंगे, PIOs लगाने पड़ेंगे। क्या लगाना पड़ेंगे, PIOs, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लगाने पड़ेंगे। कहां पे, हर डिपार्टमेंट में होने चाहिए। क्या बोला कि ये क्या मैंडेट करेंगे, RTI में बोला है कि हर डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होने चाहिए। और ये इंफॉर्मेशन कहीं नहीं होते हैं तो CIC उस डिपार्टमेंट को बोलता है कि जल्दी से इसको अपॉइंट करो, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी डिपार्टमेंट से सबसे पहले इससे पूछी जाएगी। और इसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपील का दायरा शुरू हो जाता है, तो इस कैसे कैसे कहानी चलती है, तो उसको समझते हैं थोड़ा सा। कि सबसे पहले क्या बोला गया है इंफॉर्मेशन देने के लिए, RTI एक्ट की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर चलेंगे। RTI एक्ट में इन्होंने बोला है कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, वो इंफॉर्मेशन जो पब्लिक के लिए जानने लायक जरूरी है। क्या क्या, कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, आपका फाइनेंसेस कैसे चलता है, या फिर और कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप चाहो तो किसी भी उससे मांग सकते हो, किसी भी डिपार्टमेंट से मांग सकते हो कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में ये बंदा है, इसके क्या क्या काम है, इसकी पावर क्या क्या है ना। तो वो सब चीजें आप पूछ सकते हो कि किसके द्वारा, RTI एक्ट 2005 के द्वारा। इसमें करना क्या पड़ता है, तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको RTI एक्ट समझ में आ जाए। इतनी चीजें समझ में आई होंगी आपको कि क्या क्या प्रोवाइड कराना है। अब इसी के साथ हमने क्या बोला कि हर डिपार्टमेंट को ये तो प्रोवाइड कराना ही है इंफॉर्मेशन के द्वारा। कौन प्रोवाइड कराएगा, इसके लिए आपको अपॉइंट करना है PIO किसे बोलते हैं हम, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को PIO का अपॉइंट करेंगे और PIO आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। लेकिन आप एक चीज समझिए, एक छोटी सी चीज समझते हैं कि हर छोटी सी चीज के लिए अगर आप इंफॉर्मेशन मांगने जाओगे तो इनके पास तो लेटर की चिट्ठियों की भरमार लग जाएगी। उस चीज को अवॉइड करने के लिए चीफ बेसिकली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या बोलता है कि आपको अपने डिपार्टमेंट में RTI एक्ट के तहत जो मिनिमम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, क्या मिनिमम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड जो आप प्रोवाइड करा सकते हो, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके ऑफिस में बोर्ड पे लिखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार छोटी छोटी चीजों के लिए आपके लिए कोई चिट्ठी लिखता रहे, नहीं, हर बार छोटी छोटी चीजों के लिए आपसे इंफॉर्मेशन मांगे वो गलत हो जाएगा, इससे आपकी ही सिरदर्दी बढ़ेगी। इससे अच्छा क्या बोला हुआ है, डिपार्टमेंट को बोला हुआ है कि आपको हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दो,
क्लियर है? ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओगे और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दोगे तो आधी क्वेरी तो वहीं सॉल्व हो जाती है। लोग उसके बाद आरटीआई एक्ट को अगर हम देखेंगे या फिर आरटीआई की जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन की अपने आप ही क्वांटिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमने यहाँ से इतनी कमाई हुई है, हमारा यहाँ खर्चा हो गया है, हमारे यहाँ पे टॉप लेवल पे ये आदमी बैठा है, नीचे ये आदमी बैठा हुआ है, तो जो जनरल इंफॉर्मेशन हैं वो या तो आपको बोर्ड पे प्लस वेबसाइट पे आप इंफॉर्मेशन दे दो ना पहले से, ताकि आपको बार बार आरटीआई की एप्लीकेशन का जवाब ना देना पड़े हर छोटी चीज के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन दे दी। इसके अलावा फिर भी अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगना चाहता है, ये चीजें क्लियर है क्या क्या इंफॉर्मेशन मांग रहा है, कैसे कैसे मांग रहा है। इसके बाद फिर भी अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगना चाहता है अंडर आरटीआई एक्ट तो क्या करना पड़ेगा आपको? 10 रुपए का हम कहेंगे कि बेसिकली एक मनी ऑर्डर टाइप का होता है, वो इसके साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, 10 रुपए का मनी ऑर्डर टाइप एक लगाना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ेगी और वो एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी किसको? जो भी डिपार्टमेंट का कंसर्न पीआईओ है उसको। डिपार्टमेंट का जो भी कंसर्न पीआईओ या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको आप एप्लीकेशन भेज दोगे। एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में लिख के किसके साथ? 10 रुपए के एक वो स्टैंप के साथ कि 10 रुपए का ये लो, आप 10 रुपए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के। ये 10 रुपए क्या है? उसका जो कागजों में जो खर्चा होता है या उसको जो वापस भेजने का जो खर्चा होता है वो सारा खर्चा होता है 10 रुपए। ये 10 रुपए फीस नहीं ले रहा है वो उसका खर्चा है जो वो ले रहा है। ठीक है, तो ये 10 रुपए भी एग्जेम्प्ट किए गए हैं। ये 10 रुपए भी एग्जेम्प्ट किए गए हैं किसके? जो बीपीएल है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो रहते हैं उनके लिए ये 10 रुपए एग्जेम्प्टेड है। कुछ एससी और एसटीज के लिए भी एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो ये भी हम कहेंगे कि यहाँ पे हमने एग्जेम्प्ट किए हुए हैं। सिर्फ जो सक्षम है उन्हीं से 10 रुपए लिए जा रहे हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए। अभी जो आरटीआई एक्ट है अगर आप देखोगे आर्टिकल 19 में आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है। वहीं पे आपको राइट टू इंफॉर्मेशन की भी फ्रीडम है, ये आपका फंडामेंटल राइट भी है। तो उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए आरटीआई एक्ट आया है। उसी के लिए हम कहेंगे कि ये 10 रुपए अगर उसको फीस को बढ़ा दें तो आपका फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है। अगर इस फीस को बढ़ा दे तो फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है। क्योंकि क्या किसी के पास पैसे नहीं है, क्या उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती? इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इसीलिए बोला जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो एससी एसटी हैं, उनसे हम कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। उनको बस ये एप्लीकेशन भेजनी है पीआईओ को, और पीआईओ को कितने दिन के अंदर अंदर? विद इन 1 मंथ इसका रिप्लाई देना है। कितना? विद इन 1 मंथ इसका रिप्लाई देना है। अब दिक्कत ही आती है इसके बाद कि इसने रिप्लाई नहीं दिया, या फिर अधूरा रिप्लाई दिया। पहला कंडीशन है कि दिया ही नहीं, दूसरी कंडीशन है आधा रिप्लाई दिया, और तीसरी कंडीशन है गलत रिप्लाई दिया, रॉन्ग फैक्ट्स दिए। पहली कंडीशन है दिया ही नहीं, दूसरा दिया लेकिन आधा दिया, जो काम का था वो दिया नहीं, तीसरी कि उसने रिप्लाई तो दिया लेकिन गलत दिया। ये 3 कंडीशन है। अब इससे हमारी इंफॉर्मेशन जो हमें मिलनी चाहिए थी वो मिली क्या? हमें वो इंफॉर्मेशन मिली नहीं। तो अब कहां जाऊंगे? आपने तो एप्लीकेशन लिख दी पीआईओ को, पीआईओ ने जवाब भी दे दिया, अब क्या करें? तो अब क्या है? हम करेंगे अपील। क्या करेंगे? हमें विद इन 90 डेज पीआईओ के ऊपर एक एपेलेट अथॉरिटी होती है। क्या होती है? एपेलेट अथॉरिटी, जिसको आप अपील कर सकते हो। पीआईओ के ऊपर क्या होगी? एपेलेट अथॉरिटी होगी जिसको आप अपील कर सकते हो। तो वो क्या करोगे? उसको अपील करोगे। ठीक है, और ये आपकी वेबसाइट पे और आपके डिपार्टमेंट का जो मैंने इंफॉर्मेशन बोर्ड बताया था वहां पे हमेशा लिखा होता है कि आप सबसे पहले इसको अपील कर सकते हैं, सबसे पहले आप इसको अप्रोच करेंगे। अगर यहाँ से नहीं होता है तो इसकी एपेलेट अथॉरिटी ये है, तो वो भी उसी में लिखी होती है, वेबसाइट पे भी और बोर्ड पे भी ये लिखी होती है चीजें। तो आपको पता है कहाँ करना है, वो एपेलेट अथॉरिटी के पास आप अपील करोगे। ठीक है, आपने अपील की, लेकिन यहां से भी आपको जो जवाब चाहिए था वो मिला नहीं। तब क्या होगा? तो यहां से क्या होगा? फिर भी आपको या तो जवाब मिला नहीं, या आधा मिला, या रॉन्ग मिला,
तो आप क्या करोगे, फिर से विद इन 90 डेज आप अपील करोगे CIC को, या फिर स्टेट में है तो SIC को। समझ में आया CIC और SIC क्या है? समझ में आया? आप SIC और CIC जो मैं पढ़ाऊंगा वो है क्या, तो वो हाईएस्ट अपेलेट अथॉरिटी हो जाती है हमारी, किसके लिए, इसके लिए। अगर यहां से भी काम नहीं बनता है, यहां से भी काम नहीं बनता है, तो आप जा सकते हो सीधा सुप्रीम कोर्ट। यहां से भी अगर काम नहीं बनेगा तो आप कहां पहुंच सकते हो, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। समझ में आया कहां से क्या सीक्वेंस बन रहा है हमारा? तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए RTI एक्ट का। ठीक है, अब कुछ छोटी छोटी चीजें RTI एक्ट के बारे में और आपको पता होनी चाहिए। RTI एक्ट में आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, लेकिन किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। वो इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते जो नेशन की सिक्योरिटी के लिए गड़बड़ में आ जाए, नेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है। वो इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए कोई बाध्य नहीं है, या फिर नहीं मना भी कर सकते हैं कि ये नेशन की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के द्वारा जो जो मना किया गया है वो इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। उसके अलावा अगर हम देखें तो जितनी भी हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती हैं वो सब आप नहीं मांग सकते। प्लस अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, किसी कंपनी के कि वो आगे कंपनी क्या करने वाली है, ठीक है, वो कैसे इस बिजनेस को बढ़ाएगी, तो उसके जो बिजनेस सीक्रेट्स हैं, कौन से बिजनेस सीक्रेट्स, ये नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो कुछ है ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, ये नहीं पूछना RTI से। अदरवाइज जो नॉर्मल बात है जो पब्लिक को पता होनी चाहिए वो आप पूछ सकते हो वाया RTI। तो इतनी चीजें पता लग गई। अब हमें पता लग गया CIC क्या करता है और SIC क्या करता है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो CIC होता है वो भी मल्टी मेंबर बॉडी है। मल्टी मेंबर बॉडी यानी कि CIC होगा प्लस मैक्सिमम 10 मेंबर और हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्कलोड बहुत होता है इंफॉर्मेशन में। तो CIC प्लस नॉट मोर देन 10 मेंबर्स। क्लियर है इतना? इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टेट CIC लिख दिया मैंने, ठीक है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर लिखना चाह रहा हूँ। तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस नॉट मोर देन 10 मेंबर्स, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है स्टेट पे भी और यहाँ पे भी। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट करेगा, यहाँ प्रेसिडेंट करेगा, यहाँ गवर्नर करेगा। वहां प्रेसिडेंट ने किया, यहाँ गवर्नर ने किया। अब इंफॉर्मेशन वाली पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको आप ऐसे ही अपॉइंट नहीं करेंगे, इसके लिए भी अपॉइंटमेंट कमेटी आएगी। एक कमेटी बताएगी कि किसको अपॉइंट करना है, तो इसके रिकमेंडेशन के लिए कमेटी होगी। कौन कौन मेंबर होंगे उसमें? एक तो पीएम होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ का? लोकसभा का, और एक कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी जो पीएम नॉमिनेट करे। तो 3 मेंबर की एक बॉडी बनेगी। कौन कौन सा? पीएम प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, कहाँ का? लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं है, और प्लस एक कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको कौन अपॉइंट करेगा? पीएम अपॉइंट करेगा। ये 3 लोग मिलकर बताएंगे कि किसको इसका मेंबर और चेयरमैन बनाना है। क्लियर है? ये चीजें क्लियर है? ऐसे ही सेम इधर आ जाए तो यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करेगा, किसके रिकमेंडेशन पे? सीएम प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा? कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर या कोई भी ऐसा मिनिस्टर जो कि सीएम के द्वारा नॉमिनेट किया गया। वही सेम चीज है। क्लियर है? कोई डिफरेंस है इनमें? कोई डिफरेंस नहीं है मेरे ख्याल से, कोई ज्यादा इसमें बात नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां पे भी लीडर ऑफ अपोजिशन की बात की जाती है, जहां पे भी मैं लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करूं, आजकल तो लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं, तो कौन अपॉइंट करेगा? तो अपॉइंटमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, एक बार ये चर्चा में भी रहा कि कई दिन तक इसको अपॉइंट ही नहीं किया गया क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन था नहीं। लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है 2014 में। कब चेंज किया गया? 2014 में थोड़ा सा लीडर ऑफ अपोजिशन को चेंज किया गया और उसकी जगह लिखा गया कि लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन।
लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन। अपोजिशन में कोई भी लार्जेस्ट पार्टी है उसका जो लीडर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है, कौन होता है? तो मेरे हिसाब से आपको पार्लियामेंट वाला लेक्चर देखना चाहिए, अगर आपको इसका जवाब आज नहीं पता है तो मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा, फिर से पार्लियामेंट वाला चैप्टर देख के आइए, जहाँ पे हमने सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं कि लीडर ऑफ हाउस कौन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है, ये सारी चीजें हमने वहां पर बड़ी डिटेल में डिस्कस की हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन, जैसे आज के टाइम पे कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, ठीक है, तो उसकी जगह पे कौन होगा? जो लीडर ऑफ अपोजिट पार्टी का जो भी लार्जेस्ट अपोजिट पार्टी होगी, गवर्नमेंट की जो पार्टी है, जैसे बीजेपी है, तो उसके खिलाफ अगर कोई दूसरी पार्टी है जो सबसे ज्यादा सीटें हैं जिसकी, तो उसका जो लीडर होगा उसको हम यहाँ पे रख लेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह। तो ये 3 मेंबर हो गए। ऐसा ही सेम यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जिसको हम इसका मेंबर बनाएंगे तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो ध्यान रखना, ये पर्सन ऑफ एमिनेंस विद एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए किस चीज में? इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस, इनमें से किसी का भी उसे एक्सपीरियंस हो। तो ऐसे बंदों को हम CIC या SIC या इनके मेंबर बना सकते हैं। क्लियर? कौन अपॉइंट करेगा? यहाँ प्रेसिडेंट। कौन है कमेटी में? कमेटी में कौन होगा? PM होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर जो PM अपॉइंट करेगा। यहाँ पे कौन होगा? तो यहाँ पे हमने देखा CM होगा, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और उसके साथ कोई भी मिनिस्टर जिसको CM अपॉइंट करे। तो ये कमेटी रिकमेंड करेगी गवर्नर को, वो करेगी प्रेसिडेंट को, और उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। इतना ही इसमें। अब उसके बाद देख लेते हैं कितने साल के लिए क्वेश्चन आता है, कितने साल के लिए। तो जनरली अगर आपने देखा हो जितने भी ये इस टाइप की चीजें हैं ना, वहां पे आपको 3 साल के लिए ही सारी चीजें मिलेंगी ज्यादातर, ठीक है। तो ज्यादातर आपको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम जगह पे आपको 3 साल ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी 3 साल ही है। और ईयर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 65 है। अब आप बोलेंगे यहाँ 65 है, NHRC में SHRC में आपने बोला था 70 ईयर्स है, ऐसा क्यों डिफरेंस आ रहा है? हम कैसे याद रखें कि वो 70 ईयर्स होना चाहिए, 65 होना चाहिए? तो अगर आपको ध्यान हो, हमने बोला था कि NHRC का जो चेयरमैन होगा वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एज खुद ही 65 होती है। हमने वहां क्या लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैक्सिमम कितने साल तक? 65 ईयर्स तक रह सकता है। अब 65 ईयर में कोई रिटायर हो रहा है, उसकी मैक्सिमम लिमिट हम 65 कर दें तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए NHRC या SHRC में हमने इस लिमिट को 70 ईयर्स किया हुआ है, ठीक है। यहाँ इसीलिए सिर्फ 65 है, तो ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पे 65 है, और यहाँ पे 3 साल वहां पे था, वहां पे भी कितना था? 3 साल था, और यहाँ पे भी 3 साल है। चीजें क्लियर रखना कि 70 ईयर्स वहां क्यों किया है, बाकी मैक्सिमम जगह पे आपको 65 क्यों मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 65 ईयर्स हो जाएगा। इनकी टर्म्स एंड सर्विस, अदर सर्विस कंडीशंस, सैलरी अलाउंस कौन डिस्क्राइब करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिसाइड करती है क्या इनकी सर्विस कंडीशंस रहेंगी। लेकिन एक बार जो डिसाइड होगी उसके बाद उसे कम नहीं कर सकते इनके अपॉइंटमेंट के बाद। क्लियर इतनी चीजें? रिमूवल कैसे होगा? सेम जैसे हमने NHRC में किया था। NHRC में कैसे किया? जैसे UPSC का करते थे, ठीक है। तो एक एक चीजें वो बार बार आपको रिपीट हो रही हैं, लेकिन आप उसको रिपीट करते रहना, मैं उस चीज को बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना, NHRC। लेकिन वहां एक चीज थी कि वहां पे उसको इम्प्रिजनमेंट हो, कि जेल होगी हो किसी जुर्म में, तो भी उसको कर सकते हैं। यहाँ पे उस जेल वाले की जगह पे कुछ और चीज लिखी हुई है कि वो ऐसा कन्विक्ट भी किया गया है किसी भी ऑफेंस में, जो बेसिकली हम कहें कि उसके मॉरली टर्पिट्यूड, या फिर हम कह सकते हैं करप्शन के लिए हम कह सकते हैं, है ना। तो करप्शन के केस में अगर किसी का अगर हमें कन्विक्ट भी पाया जाता है तो भी हम उसको हटा सकते हैं। कौन हटा सकता है? तो ध्यान रखना, जैसे NHRC में प्रेसिडेंट हटा रहा था, यहाँ पे भी सेम है। और यहाँ पे कौन करेगा? यहाँ पे गवर्नर हटाएगा। SHRC में कौन हटा रहा था? SHRC में कौन हटा रहा था? आपको ध्यान होगा, वहां पे हटा रहा था प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे SIC को गवर्नर हटा सकता है, लेकिन प्रोसीजर सेम रहेगा जैसे उसका रहता है, कंडीशंस वही रहेंगी जैसे इसकी, ठीक है। कंडीशन सेम, लेकिन हटा सकता है गवर्नर, इतना ध्यान रखना।
पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आपको अपने आप ही पता लग जाना चाहिए कि पोस्ट रिटायरमेंट इनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो आपको पता लग जाएगा कि इनसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, कि मान लो इन्होंने किसी कंपनी के खिलाफ इंफॉर्मेशन मांगी, किसी ने भी। अब ये कंपनी वाले को फोन करेंगे कि तुम्हारे खिलाफ इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, बता दो इंफॉर्मेशन देनी है या नहीं देनी, है ना। तो वो बोलेगा चलो रोक लो इंफॉर्मेशन। ये भी पूछेंगे अच्छा बदले में हमें क्या मिलेगा, तो बोले कोई बात नहीं, वहां से रिटायर होके आओ, यहाँ पे अच्छी जॉब देंगे तुम्हें, है ना। तो इस तरीके से इनको करप्शन में लाया जा सकता है कि अगर इन्हें पोस्ट रिटायरमेंट जॉब दे दी जाए तो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। तो नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, यहाँ पे भी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है एज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी प्रमोशन किया जा सकता है। यहाँ पे भी ये भी जो SIC है उसको अपॉइंट किया जा सकता है। बेसिकली जितने भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जा सकता है स्टेट में। इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऐसे बनाया गया, मैक्सिमम यहाँ पे कितना था, 3 साल। अब ये जब इसको प्रमोट करके जब ऊपर वाले लेवल पे लेके जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना रहे हैं, तो ध्यान रखना एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एज ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोनों का टेन्योर मिला के मैक्सिमम 5 साल हो सकता है। कि मान लो कि उसने एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो कर लिया हो 2 साल पूरे, अब उसके बाद जब वो CIC बनेगा तो 3 साल और कर सकता है। या फिर दूसरे केस में एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर उसने 3 साल पूरे कर लिए, 3 साल थे, अब उसे CIC जब बनाया जाएगा तो कितने साल के लिए बनाया जाएगा, 3 साल के लिए नहीं बनाया जाएगा, मैक्सिमम 5 साल के लिए हो सकता है, तो 2 साल के लिए ही बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों केस में सेम है, मैक्सिमम 5 साल तक के लिए हो सकता है रीअपॉइंटमेंट के केस में। एनुअल रिपोर्ट किसको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को। पावर इनके पास भी सिविल कोर्ट की होती है, किसी से भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ठीक है। और किस चीज के लिए इनको लगाया गया है, RTI एक्ट 2005 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बस इतनी सी चीजें थी, ठीक है। तो इसी के बाद हम ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, एक ही क्वेश्चन में लेके आया हूँ आज, ठीक है। तो टेन्योर ऑफ चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कितना होता है, तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, इसका तो आपने सभी ने सही आंसर दे दिया होगा, 3 साल के लिए था। क्या था NHRC का, 70 साल या फिर 3 साल। SHRC का कितना था, यही था, सेम था, ठीक है। NHRC का भी सेम है। अगर मैं पूछूं कि इंफॉर्मेशन CIC का या SIC का कितना होता है, तो 65 ईयर्स ऑब्लिक 3 ईयर्स, ठीक है। तो इतनी चीजें तो क्लियर होंगी। बिल्कुल, अगर कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसको प्रमोट करके CIC बना देते हैं, तो इन दोनों को मिला के, ऐसा नहीं कि 3 साल यहाँ रह जाए 3 साल ना, ऐसा नहीं है, इन दोनों को मिला के मैक्सिमम 5 साल हो सकता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर है बस। और इसी के साथ आज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी उसको यहीं पे विराम देते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी बची हुई हैं वो सारी हम कवर कर लेंगे, और उसके बाद आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि सबको बहुत इजीली और एक कहानी सी बना के मैंने इसको बताया है, तो आपको इजीली ये समझ में भी आया होगा कि क्या होते हैं, इससे रिलेटेड क्या चीज़ हैं, वो सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू।